ये सोल जेल मेथड हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा माइक्रो इमल्शन मेथड देख लेते हैं आज के दिन के लिए, और जो है वो टॉपिक डिसाइड करके तो फिर हम कर लिया करेंगे क्लास। सोल जेल मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। ये इसमें हमने कहा था कि सोल जेल मेथड इज अ वेरी फेमस मेथड फॉर विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स जो इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो जो डिफरेंट मेटल्स के ऑक्साइड्स, यानी इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट metals, they can be produced by Sol-Gel method. So Sol-Gel process method for producing solid materials from small molecules. तो ये हमने देखा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको हम मोनोमर्स भी कह सकते हैं उनको हम यूज करते हैं, और वो मोनोमर्स क्या होते हैं? मेटल के एल्कोक्साइड्स। कोई मेटल फॉर एग्जांपल उसको हम एम से लिखते हैं, ओ आर, आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एल्काइल ग्रुप को, जैसे CH3 C2H5। कोई भी ऑर्गेनिक जो ग्रुप कार्बन एटम्स की जो चेन होती है, 2 3 4 5 6 जितने भी कार्बन एटम्स हो, और O फॉर ऑक्सीजन और M फॉर मेटल। तो इस किस्म के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको मिथॉक्साइड्स, सॉरी इनको एल्कोक्साइड्स भी कहते हैं, ठीक है। एल्कोक्साइड्स, मेटल एल्कोक्साइड्स, दे आर यूज्ड एज प्रिकर्सर्स इन दिस मेथड। सोल्जर मेथड में हम इन मेटल एल्कोक्साइड्स, इस किस्म के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इनऑर्गेनिक solid materials. So the method is used for fabrication of metal oxides, especially ये method जो metal oxides के लिए यूज होता है, जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये इसकी बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। देयर आर सम अदर मटेरियल्स, और भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स और जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, इस किस्म के मटेरियल इन मेटल्स के ऑक्साइड्स हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा कंपोजिट ऑक्साइड इसमें, यानी एक से ज्यादा अगर नैनो पार्टिकल्स, एक से ज्यादा जिसमें डिफरेंट मेटल्स हों या जो सेमी मेटल्स होते हैं वो, उनके ऑक्साइड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू अ कोवालेंट सॉल्यूशन। तो पहले हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच हम रेज करेंगे बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पीएच रेज करने से उसके अंदर दो प्रोसेस होंगे, हाइड्रोलिसिस का और कंडेंसेशन का। तो इन हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन के प्रोसेसेस, हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन, तो इनसे क्या होगा कि मेटल एल्कोक्साइड्स का पहले हाइड्रोलिसिस होगा और वो हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे लिखना जरा आसान है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, अब आ रही है आवाज अब? जी सर आ रही है। ये नेट जो बाजू का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है इधर, हम ऑफिस में ही मैं बैठा हूँ, तो उससे डिस्टरबेंस होती है, कभी आवाज बंद हो जाती है या कभी फाइल नहीं नजर आ रही होती। ठीक है, प्रिकर्सर्स जो है वो सोल्जर मेथड में, ये जो माइक ऑफ था उसमें ये कह रहा था कि ऑलरेडी हम काफी कोर्स जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपका मिड का जो सिलेबस है वो गैस फेज मेथड्स तक होगा। तो जब कभी भी आपका मिड का एग्जाम शेड्यूल होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो उसमें हम गैस फेज मेथड्स तक पढ़ेंगे। इसमें कुछ मैकेनिकल मेथड्स और गैस फेज। फाइनल में जब हम डिफरेंट प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो केमिकल मेथड्स हैं, सोल जेल और माइक्रो इमल्शन, ये सारे फाइनल के सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे। तो आज ये दोनों मेथड्स हम सोल जेल और माइक्रो इमल्शन ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा इसको थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सोल जेल मेथड, एक मिनट ठहरे, जो आपने कह रहे आपने बैठना था? नहीं सर, दुनिया को देखना है। सोल जेल ऐसा मेथड है जिसमें हम मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स या फिर दूसरे नैनो मटेरियल्स हम बनाते हैं। नैनो पार्टिकल इज जस्ट वन एग्जांपल of several kind of nanomaterials which can be prepared from the सोल जेल मेथड। लेकिन जो मटेरियल, सॉलिड मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं। ज्यादा फेमस इसकी एग्जांपल्स जो है वो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और इसी तरह से जिंक ऑक्साइड और जिरकोनियम ऑक्साइड और इस किस्म के। तो कंपोजिट मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है वो मेटल्स के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम ये कह रहे थे कि प्रिकर्सर्स जो है वो इसमें मेटल एल्कोक्साइड्स, मेटल एल्कोक्साइड्स दे आर यूज्ड एज प्रिकर्सर्स, जिसमें मेटल कोई सिलिकॉन, टाइटेनियम, जिंक या इस किस्म की कोई मेटल हो सकती है, जिसको हम यहाँ पे एम से लिख रहे हैं, ओ फॉर ऑक्सीजन और आर फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो CH3, C2H5 इस किस्म के, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मुख्तलिफ ग्रुप्स हो सकते हैं। इन मेटल के एल्कोक्साइड्स को हम किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह के अंदर, और फिर हम इनकी pH जो है उसको रेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और pH अबाउट अराउंड 10 के अराउंड हम इसकी pH कर देते हैं। एक मिनट करेंगे, हाँ ठीक है। तो जिससे मेटल एल्कोक्साइड जो है इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी MOR, तो इसका हाइड्रोलिसिस से, यानी हाइड्रोलिसिस यानी वाटर से इसका रिएक्शन होगा, ये MOH बन जाता है प्लस ROH, यानी एक अल्कोहल निकलती है, अल्काइल अल्कोहल, इस R के साथ OH अटैच होता है और इस H के O के साथ H, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। मेटल एल्कोक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये हाइड्रोक्साइड जो है इनकी कंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें एक का H और दूसरे का OH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है,
ये M ओके नहीं आएगा यहाँ पे, अब MOM इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन इसमें होते हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ metal alkoxides to metal hydroxides and then condensation of metal hydroxides in order to produce metal oxides. तो ये दो मेन जो टू केमिकल प्रोसेसेस हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको MCQs वगैरह के अंदर इसी तरह से पूछा जाता है कि what are the two main chemical processes involved in soil gel method. फिर इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पिक्चर जो है वहां से PDF से मैं पिक्चर लेके आता हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। जो PDF की आपको नोट्स दी है सोल जेल के वहां से लेके आए यहाँ पे, ठीक है। इसमें सोल जेल मेथड के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके लिए स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोल जेल मेथड। इसमें सबसे पहले मेटल एल्कोक्साइड सॉल्यूशन हम सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसकी जब हम pH रेज करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिसिस और यहाँ पोलिमराइजेशन लिखा हुआ, तो कंडेंसेशन जो है वो इज वन ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ पोलिमराइजेशन प्रोसेस। पोलिमराइजेशन जो है वो हमें उसमें बताया कि हमारे पास एक मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स जो है वो आपस में एड अप होके तो उससे लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। पोलिमराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एडिशन पोलिमराइजेशन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जो आपस में एड अप हो जाते हैं, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल पोलिमराइजेशन और इसी तरह से कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन। तो यहाँ पे जो हम कंडेंसेशन का जिक्र करें वो बेसिकली कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन रिएक्शन ही कहलाता है, ठीक है। तो इस कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन रिएक्शन से पहले जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, यानी इस
हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो बनते हैं ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। एक का H और दूसरे का OH, ये दोनों आपस में वाटर की शक्ल में निकल जाते हैं और हमारे पास ये दोनों मेटल के एटम्स दे आर लिंक्ड थ्रू एन ऑक्सीजन ब्रिज। तो ये काम होता है कंडेंसेशन पोलराइजेशन। इसको पोलराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन यूज करें तो सिलिकॉन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, इसके साथ 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस से बनेंगे और चारों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं दे विल बी कंडेंस्ड टू द नेक्स्ट सिलिकॉन, ठीक है। उसके साथ फिर आगे 4 होंगे वो नेक्स्ट सिलिकॉन और ये प्रोसेस जो है वो ऐसे चलता रहेगा आगे। और इस सिलिकॉन हम SiO2 जो लिखते हैं इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको हम सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका। ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो Si2 हम सिर्फ इसका एक फार्मूला यूनिट लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के का कुछ कोई डेफिनेट मॉलिक्यूल नहीं होता। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की अगर आपके पास क्रिस्टल हो तो उसमें सोडियम क्लोराइड इस तरह से मॉलिक्यूल नहीं होंगे, बल्कि ये आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक क्रिस्टल के अंदर बहुत से सोडियम और बहुत से क्लोराइड आयंस होते हैं। ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयंस, 6 क्लोराइड आयंस, एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। तो हम जो NaCl लिखते हैं ये इसका एक किस्म का फार्मूला यूनिट है। तो यहाँ पे भी हम सेम यही रूल हम इसी तरह से हम Si2 लिख देते हैं। हालांकि सिलिकॉन आपको पता है कि एक टेट्रावेलेंट है और ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट है। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी सिलिकॉन के नीचे लिखें और सिलिकॉन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे लिखें तो हम इसको Si2O4 पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको सिंपल कर लेते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो जो 1:2 की SiO2 इसका फार्मूला यूनिट हम लिख देते हैं। लेकिन ये होता है उसमें एक ब्रिज्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है। तो जैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें बनता है, ये उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। आमतौर पर मेटल के ऑक्साइड जो है सॉल्युबल कम ही होते हैं वाटर के अंदर। कुछ अल्कली मेटल्स के होते हैं और बाकी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आगे जाके फिर ये मोस्टली जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये मटेरियल जो है वो पार्टिकल्स की शक्ल में, न्यूक्लियाई की शक्ल में अपीयर होता है सॉल्यूशन के अंदर, और फिर इनकी फर्दर कुछ मिनट्स के लिए ग्रोथ होती है और सॉल्यूशन जो है वो देन इट इज कॉल्ड एज कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइड या इसको हम सोल भी कहते हैं। कोलोइड या सोल में और टू सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें द मटेरियल सॉलिड मटेरियल इज सस्पेंडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो सॉल्यूट होता है इट इज मॉलिक्यूलरली डिस्पर्स्ड। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स में इसके अपीयर होते हैं तो ये क्लाउडी हो जाता है, ट्रांसलूसेंट क्लाउडी सॉल्यूशन इसका बनता है, जिसको हम सोल कहते हैं। अब अगर इस सोल जो है इसकी हम लोग डिफरेंट तरह से इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इफ वी जस्ट लेट इट कंप्लीट, अगर हम उसको ऐसे छोड़ दें और रिएक्शन जो उसको कंटिन्यूस करने दें तो ये पार्टिकल जो बनते हैं ये आपस में लिंक होना शुरू हो जाएंगे इसी प्रोसेस के तहत जो हम कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, और जिसके नतीजे में एक पॉलीमेरिक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, सारे जो पार्टिकल्स आपस में लिंक होना शुरू हो जाएंगे, जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे पार्टिकल्स और फिर लिंक होंगे तो उससे जो है वो जेल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक नेटवर्क है जिसके अंदर जिसने वाटर या वो जो अल्कोहल है वो उसके अंदर सोल्ड है, यानी स्पेसेस जो है दे आर फिल्ड विद वाटर गैस अल्कोहल वो सॉल्वेंट जिसके अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो। तो ये वेट जेली टाइप ये मटेरियल बनता है
जेली तो शायद जे से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जेली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप खाने के लिए जो बनाते हैं जेली, ये उसी तरह का सेमी सॉलिड किस्म का मटेरियल होता है। इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से फर्दर इसको प्रोसेस कर सकते हैं, यानी इवेपोरेट कर सकते हैं टू डिफरेंट वेज में। अगर आप इसको एज सच इसको ड्राई करें ओपन एयर में या ओवन वगैरह के अंदर रखेंगे तो से इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन वो सॉल्वेंट जैसे यूजुअली वो वाटर या अल्कोहल होगी, तो जैसे वो सॉल्वेंट एवेपोरेट होगा इसका स्ट्रक्चर जो वो कोलैप्स हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स हो जाएगा, और वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की वजह से जो जेल है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। और सरफेस टेंशन की वजह से। मसलन ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, सपोज इट इज फिल्ड विद वाटर, और जब इवेपोरेशन से वाटर यहाँ से निकलेगा तो उसकी वजह से जब वाटर जो है वो यहाँ से वेपर्स की शक्ल में निकलेगा तो पीछे एक फोर्स डेवलप होगी सरफेस टेंशन की वजह से, जो इसकी वॉल्स को जो इनवर्ड पुल जनरेट करेंगे, ठीक है। और इस इनवर्ड पुल की वजह से स्ट्रक्चर इसका जो वो कोलैप्स होता जाएगा, यानी श्रिंक कर जाएंगे कैपिलरीज। तो नॉर्मल एवेपोरेशन से इसका स्ट्रक्चर जो श्रिंक कर जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जीरो जेल बनता है। ठीक है, ये श्रिंक्ड फॉर्म है इसकी जेल की, और ये मुकम्मल ड्राई होता है, सॉल्वेंट से निकल जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक या इसकी लिमिटेशन ये है कि इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ जेल। फर्दर इसको हीटिंग या अनीलिंग से हम इसको डेंस मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो काफी कॉम्पैक्ट और हार्ड मटेरियल होगा, जिसकी कहने के टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह ज्यादा होगी, स्टिफनेस। तो मुख्तलिफ सिरामिक जो मटेरियल्स हैं वो बनाने के लिए भी हम सोल्जन मेथड को यूज करते हैं। दूसरा इवेपोरेशन का तरीका ये है कि हम इसको पहले सैचुरेट करें विद सम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर के ऊपर एक गैस की शक्ल में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर थोड़ा करें और प्रेशर बढ़ाएं तो हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा लिक्विड। और फिर उसके बाद हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो एक मुहतात तरीके से हम इसका इंक्रीज करें। वैसे इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्रिटिकल प्रेशर जो ऑलमोस्ट 72 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड होता है। तो इन कंडीशंस के ऊपर 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 72 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्ट्स एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें गैस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, और सॉरी लिक्विड्स जो है वो क्या सो करते हैं, इनका सरफेस टेंशन भी होता है और ये फ्लो करते हैं, ठीक है। और गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं, ये सॉलिड्स के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वहां से भी ये डिफ्यूज या अफ्यूज हो सकती हैं। तो पहले हम इसको सैचुरेट करते हैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
थोड़े दिन, और फिर उसके बाद इसको टेम्परेचर इसका रेज करके 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ताकि जो लिक्विड इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्लोली गैस बन के वहां से निकलना शुरू करे। ठीक है, सडनली इसको नहीं करते क्योंकि उससे ये रप्चर हो जाएगा, यानी एक्सप्लोड हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो स्लोली स्लोली हम इसको रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसके नतीजे में हमारे पास जो जेल अल्टीमेटली हमें रिसीव मिलता है। ठीक है, ऑब्टेन करते हैं हम उसमें। इसका 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क है पॉलीमर का, सॉलिड जो मेटल ऑक्साइड पॉलीमर है, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क खत्म नहीं होता और उसका वॉल्यूम वही रहता है, यानी वो श्रिंक नहीं करता। ठीक है, और इसके नतीजे में जो जेल प्रोड्यूस होता है इसको हम एरोजेल कहते हैं। एरोजेल्स जो हैं they are very unique modern materials. They are known to be the lightest synthetic materials. Lightest synthetic materials को इनका नाम इनको दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। अबाउट 99% जो इसमें एयर ही होती है। ठीक है, और बाकी बहुत ही थोड़ा इसमें जेल जो एक नेटवर्क की शक्ल में होता है। काफ़ी होते, लाइट वेट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और इसके अलावा कह लें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनकी जो सुपर क्वालिटी है वो इनकी कह लें कि है थर्मल इंसुलेशन। They are like best thermal insulators. ठीक है, अभी नेट के ऊपर मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की है कि ये कैसे बेस्ट इंसुलेटर्स कैसे ये बेस्ट इंसुलेटर्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ नेट पे कुछ इमेजेस। अच्छा, उससे पहले सोल्जर मेथड का ये एडवांटेज है, इससे हम मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स बना सकते हैं। जब सोल हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है, इसको अगर हम इसको आइडियल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज करें, सैंडिफिकेशन वगैरह करें, और पहले इसमें रिएक्शन को क्वेंच करना पड़ता है, यानी इसकी पीएच उसको न्यूट्रल कर दें। ठीक है, और फिर उसके बाद सैंटिफिकेशन वगैरह से हम इन पार्टिकल्स को लैदा कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स जिन जेल बनने से पहले जो नैनो पार्टिकल्स की शक्ल में भी हम सिलिकॉन या उसके मेटल ऑक्साइड्स को हासिल कर सकते हैं। तो इससे हम नैनो पार्टिकल्स भी बना सकते हैं, इससे हम कॉम्पैक्ट सिरामिक मटेरियल्स या जीरो जेल्स बना सकते हैं, और इससे हम एरोजेल्स भी बना सकते हैं। फर्दर हम सोल को अगर इस डिपॉजिट करें थ्रू स्पिन कोटिंग, हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं ऑन टू अ सबस्ट्रेट, और स्प्रेड करने के बाद हम इसको थिन फिल्म की शक्ल में स्पिन कोटिंग का जो प्रोसेस है उससे हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं ऑन टू सम फ्लैट सरफेस, और फिर हीट ट्रीटमेंट से हम उसको कॉम्पैक्ट थिन फिल्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक कॉम्पैक्ट हाइड्रोफोबिक थिन फिल्म्स हम इनको यूज कर सकते हैं थ्रू फिल्म फॉर्मेशन प्रोसेस। और इसी सोल को अगर हम थ्रू इलेक्ट्रोस्पिनिंग हम इसको we can protrude it in the form of fibers, और उन फाइबर्स को फिर बहुत सी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, यानी इंसुलेटर के तौर पर भी यूज किया जाता है, और जैसे ग्लास वुड वगैरह। ठीक है, और ऑप्टिक फाइबर जो होते हैं, ऑप्टिक केबल या ऑप्टिक फाइबर जो होते हैं वो भी इनसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इन सिरामिक मटेरियल से बनते हैं। इसमें जो मेथड जो है एक बहुत ही वर्सटाइल टेक्निक है which is used for preparation of the nanomaterials, और
इससे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स हम नैनो पार्टिकल्स, फाइबर्स और एरोजेल्स और जीरो जेल्स और थिन फिल्म्स, ये सारा कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स वगैरह के। और भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जो नैनो पार्टिकल्स इससे प्रोड्यूस होते हैं उसको हम टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द अदर नैनो मटेरियल्स। जैसे मैंने कहा कि सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स SiO2, इन नैनो पार्टिकल्स को हम यूज कर सकते हैं एज टेम्पलेट मटेरियल्स, टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर काइंड ऑफ नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स। ये वाली चीज जो हमें शायद पहले क्लास में डिस्कस नहीं हुई। तो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स जो है इनकी केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट वही होती है जो ग्लास की होती है, ठीक है। तो होते ये केमिकली इनर्ट होते हैं, जैसे अब होता है कि ग्लास जो है वो केमिकली इनर्ट होता है। compared to silicon nanoparticles, they can be prepared by Sol-Gel method using TEOS, tetraethyl orthosilicate as a precursor material। लेकिन वैसे ये केमिकली इनर्ट होने की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि ये हम इनको एज सच यूज़ नहीं कर सकते नैनो पार्टिकल्स को किसी एप्लीकेशन के लिए। किसी यूजफुल एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हम वी हैव टू फंक्शनलाइज देम। इनकी फंक्शनलाइजेशन जो है वो जरूरी है। फंक्शनलाइजेशन से मुराद है, फंक्शनलाइजेशन इससे मुराद है कि हम इनकी सरफेस के ऊपर कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो हम अटैच करें। मसलन ये सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स जो कि केमिकली इनर्ट है, इनकी सरफेस के ऊपर हम OH ग्रुप्स ऐड करते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड करें, या हम इनकी सरफेस के ऊपर अमाइनो ग्रुप्स ऐड करें, या हम इनकी सरफेस के ऊपर डबल बॉन्ड ऐड करें, या कोई और रिएक्टिव ग्रुप्स, मुख्तलिफ रिएक्टिव ग्रुप्स को ऐड किया जाता है। उन रिएक्टिव ग्रुप्स को ऐड करने का मकसद क्या होता है, ताकि इनको हम यूज कर सकें किसी यूजफुल एप्लीकेशन के अंदर। मतलब एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आपने वो माइक्रोपोरस पॉलीमर्स बनाने हो, माइक्रोपोरस पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स बनाने, फर्ज करें हमें माइक्रोपोरस पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स बनाने हम, तो उसके लिए हम सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को टेम्पलेट के तौर पे यूज करते हैं। यानी ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए हम सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स की पहले फंक्शनलाइजेशन करते हैं। इनके ऊपर हम कोई डबल बॉन्ड वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं। वो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं साइलेन्स। साइलेन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिलिकॉन है और इसके साथ एल्कोक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, और साथ में एक इसके साथ कार्बन चेन लगी है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है, एक्रिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे साइलेन। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। मसलन आपके पास वो थायोल टर्मिनेटेड साइलेन, जिसके एंड के ऊपर थायोल ग्रुप लगा हुआ है, या आपके पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनेटेड साइलेन, इसके एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ,
इस तरह से अमाइनो ग्रुप, OH ग्रुप, कोई भी ग्रुप्स जो है वो उनके एंड के ऊपर लगे होंगे, इनका सबका मकसद ये होता है यूज करने का कि हम सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करें ताकि आगे हम उनको कहीं यूज कर सकें। तो जब ये साइलेंस जो होती हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सिलिका पार्टिकल्स या कोई भी ग्लास सरफेस, तो ये केमिकली इसके साथ बाइंड हो जाती हैं थ्रू द सेम हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस जो हम इनिशियली हमने यूज किया था इसको बनाने के लिए। क्योंकि ये वही चीज है, अगर आप देखें, अगर हम PeOS का स्ट्रक्चर देखें जिसको हमने यूज किया था एज प्रिकसर, उसमें हमने ये देखा था कि 4 इथॉक्सी ग्रुप्स जो है वो साइलेन के साथ अटैच है, तो ये भी तकरीबन वही स्ट्रक्चर है। तो ये अपने इन्हीं एल्कोक्सी ग्रुप्स जो पहले हाइड्रोलाइज होते हैं और हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे जो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल है ये इसके सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। और इसके तो अब हमारा जो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स है, अब ये इनर्ट नहीं है बल्कि इसकी सरफेस के ऊपर हमने बहुत से डबल बॉन्ड्स जो है वो ऐड कर लिए, वो और वो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकली इसके साथ अटैच हो चुके हैं। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को डबल लाइन से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन डबल बॉन्ड्स के साथ हम मुख्तलिफ मोनोमर्स जो है उनको ऐड कर सकते हैं एडिशन पोलराइजेशन के लिए। मसलन फॉर एग्जांपल आप बेंजीन के साथ अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो इसको हम कहते हैं स्टाइरीन। स्टाइरीन की पोलराइजेशन से आता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का अगर आप पोलराइजेशन कर रहे हो और साथ में ऐसे डबल बॉन्ड फंक्शनलाइज्ड सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को ऐड कर देते हैं बेंजीन की स्टाइरीन की पोलराइजेशन में, तो स्टाइरीन जो है वो इस डबल बॉन्ड जो है वो भी इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा, यानी वो पॉलीमर्स जो है वो इसके डबल बॉन्ड के अंदर ऐड अप होकर पॉलीस्टाइरीन जो है पॉलीमर्स की शक्ल में इसकी सरफेस के ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर ग्रो करनी शुरू हो जाएगी और इस चीज को हम कहते हैं ग्राफ्ट पोलराइजेशन। पॉलीस्टाइरीन की चेन जो है वो इस तरह से होगी जिसमें मुख्तलिफ बेंजीन ग्रुप्स ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। इसको हम पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। तो ये polystyrene it can be grown on the double bonded functionalized silicon nanoparticles। अब अगर स्टाइरीन के साथ हम एक और मोनोमर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइविनाइल बेंजीन। स्टाइरीन में तो एक बेंजीन के ऊपर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये यूज करते हैं स्टाइरीन की 2 चेन्स को आपस में क्रॉस लिंक करने के लिए कि अगर कहीं पे स्टाइरीन की जगह पे ये आ जाए तो फिर ये नेक्स्ट चेन के साथ ऐसे उसको जोड़ देगा, ठीक है। तो 2 पॉलीमर चेन्स उनको आपस में क्रॉस लिंक करने के लिए हम डबल एंडेड मोनोमर यूज करते हैं। तो साथ में DBB डाइविनाइल बेंजीन जो ये भी यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्रॉस लिंक दीज पॉलीमर चेन्स। ये सेकंड स्टेप में करते हैं, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा पॉलीमर का, पॉलीस्टाइरीन का अराउंड सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स का रोल क्या है? दे आर बीइंग यूज्ड एज टेम्पलेट, एक
टेम्पलेट के तौर पे, प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज हो रहा है। तो अब ये कोर शेल स्ट्रक्चर बन गया जिसमें कोर जो है वो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स की और उसके अराउंड शेल जो है वो पॉलीस्टायरीन डीबीबी, डाइथाइल बेंजीन पॉलीमर, स्टायरीन एंड डीबीबी को पॉलीमर इसके अराउंड बन गया। यानी कोर जो है वो इसकी है स्टायरीन डीबीबी की और जो शेल है वो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स का। नेक्स्ट ये होगा स्टेप, उसमें हम HF को यूज करेंगे। HF जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, ये भी HF भी एक एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसको यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिसॉल्व द सिलिका कोर्स, के अंदर जो सिलिका की कोर है इन नैनो पार्टिकल, सिलिका नैनो पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने के लिए। आपने सुना होगा कि ग्लास बहुत ही एक इनर्ट मटेरियल होता है, लेकिन जब ग्लास HF के साथ रिएक्ट करता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है। यानी HF जो है इस ग्लास को भी क्रोड कर देता है, इतना यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सिलिका की चूंकि कंपोजिशन ग्लास की ही कंपोजिशन की तरह की होती है तो HF से हम इसको इजीली रिमूव कर देते हैं और हमारे पास ये कोर जब रिमूव हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ एक शेल रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास पॉलीमर का होलो नैनो पार्टिकल बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि स्टायरीन या पॉलीस्टायरीन डीवीवी होलो। और ये माइक्रोपोरस किस वजह से है? क्योंकि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है तो इसमें माइक्रोपोरस भी है, या हम इसको सिंपल अगर पोरस नैनो कैप्सूल्स या नैनो पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होलो पार्टिकल्स बनाने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को एज टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉलीमर का इसके अराउंड शेल है, अंदर से इंटीरियर जो इसका एम्प्टी है क्योंकि अंदर जो कोर थी वो हमने डिसॉल्व कर दी विद HF। इस तरह से हम सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को टेम्पलेट के तौर पे यूज करके हॉलो माइक्रोपोरस पॉलीमर नैनो कैप्सूल्स बना सकते हैं। इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इनकी बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती है, मसलन एक एप्लीकेशन इसकी ये हो सकती है कि इसमें हम इसको हम यूज कर सकते हैं एज एड्सॉर्बिंग मटेरियल। इसको हम एड्सॉर्बेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं? जो मतलब चीजों को अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बस अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में कुछ पोल्यूटेंट्स हैं तो पोल्यूटेंट्स जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर और इसके अंदर एड्सॉर्ब हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमर शेल एंड दैट पोल्यूटेंट। तो आपने बहुत से केमिस्ट्री के पेपर ऐसे देखे होते हैं, एनवायरमेंटल जो सैंपल्स में से मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं बाई यूजिंग सम सिंथेटिक और नेचुरल एड्सॉर्बेंट्स। तो इनको हम एड्सॉर्बेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, और ये पोरस भी होते हैं। इनको हम कैटलिस्ट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर हम इन पॉलीमर जो होलो शेल्स हैं इनको हम सोक करें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ और फिर इसके अंदर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दें तो सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, जो
सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स बनेंगे जो इसकी सरफेस के ऊपर, इसके अंदर ही सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड जो है इनको हम यूज कर सकते हैं एज कैटलिस्ट फॉर वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसी के अंदर अगर आप इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करें कि इसको हम फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड या फेरस सल्फेट वगैरह के सॉल्यूशन के साथ इसको सैचुरेट करें और फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, तो थ्रू को प्रेसिपिटेशन मेथड इसमें मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स भी हम प्रोड्यूस कर लें, तो हम इसको एक सेपरेबल कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि जिसको हम ऐसा कैटलिस्ट है जिसको हम सेपरेट भी कर सकें यानी मैग्नेटिकली, कि कैटलिस्ट को यूज करने के बाद कैटलिस्ट को सेपरेट भी करना होता है सॉल्यूशन से, तो उसके लिए हम मैग्नेट यूज करें तो सिंपली हम इसको लगा से कर सकें, ठीक है। और भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस है, इसको ड्रग डिलीवरी में भी यूज किया जा सकता है और इनको नैनो रिएक्टर्स के तौर पे यूज किया जा सकता है, बहुत सी एप्लीकेशंस इनकी हो सकती हैं, ठीक है, सेंसर्स के तौर पे भी। तो ये एक एग्जांपल है कि सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स जो है इनकी वैसे तो ये इनर्ट होते हैं लेकिन इनको हम टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सिलिनाइजेशन, सिलिनाइजेशन यानी इनकी सरफेस के ऊपर हम मुख्तलिफ साइलेंस को अटैच करके अपनी मर्जी के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, डबल बॉन्ड, मरकैप्टो ग्रुप्स, एसएच ग्रुप्स ये हम ऐड कर सकते हैं इनकी सरफेस के ऊपर और फिर इनकी बहुत सी आगे एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा कुछ जो है वो सोल जेल जो मेथड है इससे ही मुमकिन होगा, यानी सोल जेल मेथड से हम सिलिकॉन नैनो पार्टिकल बनाएंगे और फिर उन सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को आगे हम टेम्पलेट के तौर पे यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक अदर मटेरियल्स। सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स को ही हम टेम्पलेट के तौर पे कोर शेल नैनो पार्टिकल्स जो है, पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस की वो होलो पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स थे, ठीक है। अगर इन्हीं सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर हम एसएच ग्रुप्स अटैच करें थ्रू सिलिनाइजेशन, तो एसएच जो है जिसको मरकैप्टो ग्रुप कहते हैं, एसएच मरकैप्टो ग्रुप भी इसको कहते हैं और इसको थायोल भी कहते हैं, थायोल ग्रुप। इसकी मेटल के साथ बहुत ज्यादा इसकी बाइंडिंग होती है, अट्रैक्शन होती है, यानी जब गोल्ड या सिल्वर या इस किस्म की मेटल्स के साथ ही एक्सपोज होता है तो मेटल्स के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम गोल्ड या सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें आपने इसको गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इसके ऊपर पहले इसकी सिलिनाइजेशन की और मरकैप्टो ग्रुप्स अटैच किए और फिर हम इसके ऊपर जो है वो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स लगा देते हैं, यानी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जब आप बनाएंगे केमिकल रिडक्शन मेथड में तो साथ में आप ये सिलिका की जो टेम्पलेट्स जिनके ऊपर आपने सिलिका नैनो पार्टिकल्स अटैच किए हैं तो ये ऐड कर देंगे तो आपके पास कोर शेल गोल्ड और सिलिका नैनो पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये यानी जो इनका इंटीरियर है वो सिलिका का होगा और जो एक्सटीरियर है वो गोल्ड का। इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स के साथ आप मुख्तलिफ किस्म के कोर शेल नैनो पार्टिकल्स और हालो नैनो पार्टिकल्स और इसके अलावा सैंडविच टाइप नैनो पार्टिकल्स के अंदर इंटीरियर सिलिका का, फिर उसके ऊपर गोल्ड है, फिर उसके ऊपर सिल्वर है, फिर इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी ऑफ नैनो मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स एज टेम्पलेट। और सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स जो है वो सोल जेल मेथड से हासिल किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये आज हमने जो डिस्कस की है सोल जेल मेथड को दोबारा से एक दफा देखा है, और इसके बाद हमने जो डिस्कस किया है वो सिलिनाइजेशन का जो प्रोसेस है। सिलिनाइजेशन क्या होता है कि डिफरेंट साइलेंस के साथ हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर अटैच कर सकते हैं, ताकि हम फर्दर उनको हम मुख्तलिफ और किस्म के नैनो मटीरियल्स, कोर शेल या हॉलो नैनो पार्टिकल्स या सैंडविच किस्म के नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर मैनी काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे ड्रग डिलीवरी, कैटालिसिस, एडसॉर्प्शन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड SERS फंक्शंस। तो ये सोल जेल मेथड जो है ये एक वर्सटाइल मेथड है विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वैरायटी ऑफ नैनो मटेरियल्स। ठीक है, अब इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक, नया मेथड प्रिपरेशन का। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो हाँ ठीक है, सपोज के कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो आपको सारी समझ आ गई या फिर कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, तो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि आपको समझ आ गई है सारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। प्रोफेसर